सो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी ये दो बहुत कॉमन कारण हैं जिनको हम क्रॉनिक हेपेटाइटिस बोलते हैं, जिसके कोई सिम्टम्स नहीं होते और धीरे धीरे लिवर को डैमेज कर देते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 10, 20, 15, 20, 30 इयर्स। और आज इस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर आकाश शुक्ला। वी कुडंट हैव गॉटन एनी अदर एक्सपर्ट हु इज मोर एक्सपीरियंस्ड एंड मोर नॉलेजेबल देन डॉक्टर आकाश शुक्ला ऑन दिस टॉपिक। अगर इतनी वाइड प्रिविलेंस है इंडिया में हेपेटाइटिस की, तो एक इसका बेसिक कॉज जानना बहुत जरूरी है कि ज्यादातर लोगों को ये क्यों होता है। हेपेटाइटिस जो है ना, एक तरह एकदम साइलेंट होता है। इनफैक्ट जब तक लिवर 80% से ऊपर खराब ना हो जाए तब तक कोई सिम्टम्स ही नहीं आएंगे। इसके अलावा और भी बहुत तरह के कारण होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, मेटाबॉलिक लिवर डिजीज, फैटी लिवर डिजीज। इस बीमारी पे अभी तक क्या काम हुआ है, मेडिकल रिसर्च क्या बताता है? WHO ने ये हमको मैंडेट दिया है 2030 तक बोथ हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी शुड नो लॉन्गर बी अ मेडिकली मेजर प्रॉब्लम। जब आप यूएस में जाते हो, वहां पर ये 3 महीने का कोर्स आपको 48 लाख रुपीज 48 लाख रुपए में मिलता है, जबकि इंडिया में आपको गवर्नमेंट की तरफ से दवाइयां फ्री हैं। सर, डू यू थिंक आज की जो लाइफस्टाइल है इसकी वजह से हेपेटाइटिस का प्रेवलेंस बढ़ा हो? सर, क्या इसका इलाज संभव है? अगर है तो कितना आसान या कितना डिफिकल्ट? पता कैसे चलेगा कि हेपेटाइटिस हुआ? तो यहाँ पर एक और एक दो नहीं है, एक और एक 11 है। यहाँ पर हेपेटाइटिस और अल्कोहल ये मिलके लिवर को बहुत जल्दी डैमेज करेंगे। नमस्कार, विजडम कास्ट के एक खास एपिसोड में आपका स्वागत है। आज पहली बार हम हेल्थ पे कोई एपिसोड करने जाने वाले हैं और आज का एपिसोड है हेपेटाइटिस के बारे में। आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के दिन पर लेट्स टॉक अबाउट हेपेटाइटिस। लेट्स ब्रेक आवर साइलेंस and let's talk about the disease that's usually overlooked or not talked about, but it's a very big issue in India. India has the second highest prevalence of hepatitis and now is the time that I think we should talk about it. लोगों को पता होना चाहिए कि ये क्या है, इसका प्रिवेंशन कैसे हो सकता है, मेडिकल साइंस ने क्या प्रोग्रेस की है, और ये सारी चीज़ों के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो आज on this World Hepatitis Day, let's collectively decide to fight this disease, to spread the information, to share the information and make people aware of what can happen if you become victim of hepatitis and how you can prevent that from happening, how you can save your family. और आज इस टॉपिक के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर आकाश शुक्ला। We couldn't have gotten any other expert who is more experienced and more knowledgeable than Dr. Akash Shukla on this topic. Dr. Akash Shukla is the director and consultant in the Department of Hepatology at Sir H.N. Reliance Foundation Hospital. He has been practicing medical science for more than 20 years. He has published over 86 research papers and is known for teaching and training gastroenterologists and hepatologists for the last 15 years. His papers have won the Plenary Award at APASL, Asia Pacific Association for Study of Liver, in 2018. He has also won the award of the best research paper at VALDIG meeting at Switzerland 2016. He has won multiple national and international recognitions and awards, and he is a renowned expert across the world for his pioneering work in the field of vascular liver diseases. Sir, welcome to the podcast. How are you feeling today? Hi Jay, thank you for those kind words of introduction. It is indeed an honor and pleasure to be here and sharing these days with you. और आज का दिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। टुडे इज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे एंड इस ओकेजन पे जो हमारा डिस्कशन होगा यह आप तक और हमारी ऑडियंस तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। WHO का भी यही मैंडेट है एंड हम सब का कॉमन गोल है कि हम हेपेटाइटिस को एलिमिनेट करें। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई एम हियर टुडे विथ यू एंड आई होप व्हाट वी डिस्कस इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर एवरीबडी। सर, एक बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि हेपेटाइटिस होता क्या है और ये क्यों होता है? सो हेपेटाइटिस का लिटरल मीनिंग है कि लिवर में इन्फ्लेमेशन या लिवर में स्वेलिंग। तो लिवर में इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग होने के 300 से भी ज़्यादा कारण होते हैं। कुछ कॉमन कारण है जैसे जो आपको भी पता है, जैसे अल्कोहल या हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, या इसके अलावा और भी बहुत तरह के कारण होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, मेटाबॉलिक लिवर डिजीज, फैटी लिवर डिजीज, या जिसको हम बोलते हैं विल्सन्स डिजीज, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस, बट कैरी सिंड्रोम। तो ऐसे 300 से भी ज़्यादा कारण है। एक और बहुत कॉमन ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस, या जो बहुत सारी दवाइयों की वजह से लिवर में स्वेलिंग आती है। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से लिवर में स्वेलिंग आ सकती है। एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हम फैटी लिवर बोलते हैं, ये बहुत कॉमन चीज़ है। भारत में ऑलमोस्ट 30% लोगों को फैटी लिवर है, जो एस्टिमेट किया गया है।
तो अगर आप 150 करोड़ की जनता मानते हैं तो उसमें से 30% यानी कि 45 करोड़ से 50 करोड़ के आसपास लोगों को फैटी लिवर होने की संभावना है। तो ये सारे कारण हैं जिसके कारण लिवर में स्वेलिंग आ सकती है, और क्योंकि ये कोई सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं करता इसलिए इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि आप इसको मेजॉरिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं या आप अर्ली स्टेज में पिकअप करें तो इनको ट्रीट कर सकते हैं। तो इसलिए इसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। सर, अगर ये टॉपिक को थोड़ा हम डिटेल में ब्रेक डाउन करें तो हेपेटाइटिस टाइप बी और सी ये दोनों क्या है और ये दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? सो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी ये दो बहुत कॉमन कारण हैं जिनको हम क्रॉनिक हेपेटाइटिस बोलते हैं। तो क्रॉनिक हेपेटाइटिस यानी क्या, जो हेपेटाइटिस बहुत धीरे धीरे चलते रहते हैं बॉडी में, जिसके कोई सिम्टम्स नहीं होते और धीरे धीरे लिवर को डैमेज कर देते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ 10, 20, 15, 20, 30 ईयर्स। और इसके दो जो कॉमनेस्ट कारण होते हैं वो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। तो हेपेटाइटिस बी जो है ये एक तरह का डीएनए वायरस है। ये वायरस जब भी बॉडी में एंटर होता है, अगर वो कम उम्र में एंटर हो जाए तो वो बॉडी के डीएनए में इंटीग्रेट हो जाता है और बॉडी के डीएनए का ही पार्ट बन जाता है। और जैसे बॉडी के बाकी सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं, ये वायरस भी मल्टीप्लाई होता रहता है और धीरे धीरे ये लिवर को नुकसान करता चला जाता है। जबकि हेपेटाइटिस सी वायरस जो है ये आमतौर पे बड़ी उम्र में आता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या पेरेंट्रल जो हम बोलते हैं नीडल स्टिक इंजरीज या आईवी ड्रग यूज के टाइम पे, और इन सब से बॉडी में एंटर करता है। ये एक तरह का आरएनए वायरस है। तो ये बॉडी में आता है और बॉडी की इम्यूनिटी भी इसको क्लियर कर सकती है और दवाइयों से भी ये क्लियर किया जा सकता है। दोनों के दोनों लेकिन अगर बॉडी में रहें तो सिरोसिस भी कॉज कर सकते हैं और ये आगे जाके लिवर में कैंसर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसलिए ये दोनों बीमारियों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन है, हेपेटाइटिस सी के लिए वैक्सीन नहीं है। हेपेटाइटिस बी की जो दवाइयां हैं ये आपको अगर चालू हुई तो लाइफ लॉन्ग लेनी होती हैं। हेपेटाइटिस सी की जो दवाइयां हैं ये आमतौर पे 3 से 6 महीने की दवाइयां होती हैं जिसमें पूरी तरह से खत्म हो जाता है। सर, ये बीमारी इतनी प्रेवलेंट है, इंडिया यू कैन कॉल इट अ कैपिटल आफ्टर चाइना ऑफ द मोस्ट प्रेवलेंस ऑफ हेपेटाइटिस, क्रॉनिक हेपेटाइटिस टाइप बी एंड सी। तो इस बीमारी पे अभी तक क्या काम हुआ है, मेडिकल रिसर्च क्या बताता है? सो जय, बहुत सही वर्ड यूज किया तुमने, क्योंकि ये बहुत कॉमन है हमारे यहाँ। एस्टिमेट्स है कि 1 to 2% ऑफ पॉपुलेशन हमारे यहाँ की इनको या तो हेपेटाइटिस बी है या हेपेटाइटिस सी है। और ये बहुत सरप्राइजिंग है क्योंकि हेपेटाइटिस बी के बारे में हमको पता लगे हुए 60-65 साल ही हुए हैं, और इनफैक्ट हेपेटाइटिस सी तो 1989 में पता चला कि ऐसा कोई वायरस होता भी है। अदरवाइज उसके पहले उसको नॉन बी वायरस कहा जाता था। बट इनकी दोनों की ऊपर जो काम किया गया, जो रिसर्च हुई है, वो इतनी फास्ट हुई है कि हमको बहुत सारी चीजें इनके बारे में मालूम पड़ गई, जिनके कारण हमको इनका ट्रीटमेंट डेवलप करने मिल गया। वो ट्रीटमेंट हम इम्प्लीमेंट कर पाए और अब WHO ने ये हमको मैंडेट दिया है कि 2030 तक बोथ हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी शुड नो लॉन्गर बी अ मेडिकली मेजर प्रॉब्लम। तो ये हम कैसे कर पाए? क्योंकि हेपेटाइटिस बी के लिए एक वैक्सीन आ गई, हेपेटाइटिस बी के लिए गोलियां आ गई। ये गोलियां वायरस को पूरी तरह से सप्रेस कर देती हैं। हालांकि अभी भी हमारे पास वो दवाइयां नहीं है कि 3 महीने 6 महीने का कोर्स दो और हेपेटाइटिस बी खत्म हो जाए। पर हेपेटाइटिस सी के लिए एक मेजर लैंडमार्क था, एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन जिसको हम बोलते हैं DAAs, डायरेक्टली एक्टिंग एंटीवायरल्स। तो ये गोलियां सीधे हेपेटाइटिस सी के वायरस को खत्म करती हैं और ये 1 गोली या 2 गोली रोज की लेनी होती है 3 से 6 महीने, और इसमें इसका इलाज पूरी तरह से फ्री हो जाता है। राइट। फॉर्चुनेटली हमारे लिए इंडिया में हम ब्लेस्ड हैं क्योंकि ये हेपेटाइटिस सी की जो दवाइयां हैं, ये जब आप US में जाते हो जहां इनका इन्वेंशन हुआ, वहां पर ये 3 महीने का कोर्स आपको 48 लाख रुपीज, 48 लाख रुपए में मिलता है। जबकि इंडिया में आपको गवर्नमेंट की तरफ से दवाइयां फ्री हैं, और अगर आप प्राइवेट में खरीदते भी हो तो ये आपको 6,000-7,000 रुपए महीने की में 3 महीने की दवाइयों में आपका पूरा इलाज हो जाता है। सर, ये बीमारी होती क्यों है और कैसे होती है? ये लाइफस्टाइल की वजह से होता है कि अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से होता है, और इज इट द इन्फेक्शन? अगर इतनी वाइड प्रिवेलेंस है इंडिया में हेपेटाइटिस की, तो एक इसका बेसिक कॉज जानना बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादातर लोगों को ये क्यों होता है। देखो जय, हेपेटाइटिस जो है ना एक तरह एकदम साइलेंट होता है, तो इसके अर्ली स्टेजेस में कोई सिम्टम्स ही नहीं होते हैं। इनफैक्ट जब तक लिवर 80% से ऊपर खराब ना हो जाए तब तक कोई सिम्टम्स ही नहीं आएंगे।
आपको पता ही नहीं चलेगा। तो नॉर्मल लोगों को लगता है कि हेपेटाइटिस है मतलब लिवर के एरिया में पेन होगा, तो राइट साइड में पेन होना चाहिए, या जॉन्डिस हो जाना चाहिए, आंख पीली हो जाना चाहिए, या थकावट होना चाहिए, या कमजोरी लगना चाहिए, या सर दर्द होना चाहिए। तो ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, ये एकदम साइलेंट रहता है, क्योंकि लिवर में बहुत जबरदस्त रिजर्व होता है। तो जब तक 80% लिवर डैमेज ना हो जाए तब तक इसके बारे में आपको कोई सिम्टम्स नहीं आएगा। तो हमको कैसे पता चलेगा कि भाई हमको बीमारी है अर्ली स्टेज में? टेस्टिंग से। तो हेपेटाइटिस बी के लिए एक HbA1c टेस्ट होता है, और हेपेटाइटिस सी के लिए anti-HCV टेस्ट होता है। ये दोनों टेस्ट बहुत छोटी छोटी लेबोरेटरीज में भी होते हैं, बहुत सस्ते में भी होते हैं। आप ये 2 सिंपल टेस्ट करिए और इससे आपको पता चल जाएगा कि हेपेटाइटिस बी है या नहीं है, हेपेटाइटिस सी है या नहीं है। जब हम सिम्टम्स का वेट करते हैं तो सिम्टम्स कैसे होते हैं? आंख पीली हो जाना, पेट में पानी भर जाना, पैरों में स्वेलिंग होना, ब्लड की वॉमिटिंग होना, या टॉयलेट के रास्ते से ब्लड का जाना, या ब्रेन पे इफेक्ट होना जिसको हम ब्रेन फॉगिंग बोलते हैं, मेडिकल टर्म्स हम हेपेटिक एंसेफेलोपैथी बोलते हैं। ये सब सिम्टम्स हैं जो कॉम्प्लिकेशंस के। तो जब हेपेटाइटिस एडवांस स्टेज पे पहुंच जाता है, सिरोसिस हो जाता है और उसके कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं, तब हमको ये सब सिम्टम्स आते हैं। लिवर कैंसर भी उसी स्टेज में आता है, उसके भी कैंसर के खुद के कोई सिम्टम्स नहीं होते। आपको लिवर के सिम्टम्स से ही पता करना होता है और टेस्टिंग के द्वारा ही पता करना होता है कि ये सब कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हुए हैं, लिवर कैंसर डेवलप हुआ है। तो इसलिए सिम्टम्स बहुत लेट आते हैं, उनका वेट नहीं करना है, ये सब डेवलप होने के पहले ही हमें इसको पकड़ लेना है। सर, क्या इसका इलाज संभव है? अगर है तो कितना आसान या कितना डिफिकल्ट? सो जय, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोग ये सोचें कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी दोनों ट्रीटेबल है, क्योंकि बहुत बार पेशेंट्स मेरे पास आते हैं तो वो ये थॉट लेके आते हैं कि भाई इसकी तो कोई इलाज ही नहीं है, क्योंकि आज से 20 साल पहले सच था। आज से 20 साल पहले हमारे पास इन चीज़ों का कोई इलाज ही नहीं था, और जो इलाज था वो थे इंजेक्शंस लेना। वो हर हफ्ते एक एक इंजेक्शन लगता था, उस समय एक एक इंजेक्शन 18,000 रुपये का होता था। तो पूरे साल का आप ट्रीटमेंट आप सोचो कितना, तो 1 साल तक अगर किसी को इंजेक्शन लगेगा हर महीने हर हफ्ते 18,000 रुपये का, तो आप सोचो कितना खर्चा हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट 10 लाख के ऊपर खर्चा हो जाता था पेशेंट्स का, और उसके बावजूद भी हार्डली 20%, 25%, 30% लोगों को फायदा होता था। तो इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट ट्रीटमेंट, इसलिए उस समय आमतौर पर कहा जाता है कि इसका कोई इलाज नहीं है। बट ये सब पूरा चेंज हो चुका है। 2006-7 के बाद से हेपेटाइटिस बी की बहुत अच्छी, सस्ती और इफेक्टिव गोलियां आ गई हैं, और हेपेटाइटिस सी की ट्रीटमेंट 2015 के बाद से इंडिया में अवेलेबल है, जो DAAs हम बोलते हैं, डायरेक्टली एक्टिंग एंटीवायरल्स। इनके थ्रू हेपेटाइटिस सी का पूरी तरह से जड़ से खत्म करना पॉसिबल है। अनफॉर्चुनेटली हेपेटाइटिस बी को हम आज भी जड़ से खत्म बहुत कम लोगों में कर पाते हैं, पर कंट्रोल हम हर एक पेशेंट में कर सकते हैं। तो अगर आपने जितने जल्दी इस बीमारी का ट्रीटमेंट शुरू किया, उतना इफेक्टिवली इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। हेपेटाइटिस बी में तो एक और चीज है कि हर एक को ट्रीटमेंट की जरूरत भी नहीं होती। अगर आपकी खुद की इम्यूनिटी ने वायरस को पूरी तरह से दबा दिया है, उसके रेप्लिकेशन को रोक दिया है, उसको मल्टीप्लाई नहीं होने दे रहा है, उसको बस शांत करके रखा हुआ है, तो जो काम इम्यूनिटी कर रही है वो ही दवाइयां करती हैं, तो आपको देने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत एक्टिव है और उसने वायरस को पूरी तरह से सप्रेस करके रखा हुआ है और लिवर को कोई डैमेज नहीं हो रहा है, तो कई बार हम हेपेटाइटिस बी में ट्रीटमेंट भी नहीं देते, खाली ऑब्जर्व करते हैं। तो इसलिए दोनों का ट्रीटमेंट संभव है। तो मन से निकालने की ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। सिंपल, सेफ, सस्ती दवाइयों से ये दोनों बीमारियां ठीक की जा सकती है। सर, ये बीमारी होती क्यों है और कैसे होती है? ये लाइफस्टाइल की वजह से होता है कि अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से होता है, और इज इट द इन्फेक्शन? अगर इतनी वाइड प्रिवेलेंस है इंडिया में हेपेटाइटिस की, तो एक इसका बेसिक कॉज जानना बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादातर लोगों को ये क्यों होता है। इसके कई तरीके हैं हेपेटाइटिस बी और सी के होने के। एक होता है फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। तो अगर मदर को हेपेटाइटिस बी है तो प्रेगनेंसी के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे ये मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन पॉसिबल है। ये खास करके हेपेटाइटिस बी में हम देखते हैं। दूसरा होता है सेक्सुअल ट्रांसमिशन, सो फ्रॉम वन पार्टनर टू अनदर पार्टनर, स्पेशली MSM में, मेन हु हैव सेक्स विद मेन, उसमें ये ट्रांसमिशन ज़्यादा है। थर्ड होता है अगर हम शेयर्ड नीडल्स की, आप बहुत साल पहले अनस्टेराइल नीडल्स और सिरिंजेस के बहुत कॉमन थे कि 1960s में, 70s में
सेम नीडल को डॉक्टर जो है बॉयल करके और दोबारा यूज करता था। तो वो नीडल्स अगर लगी हैं लोगों को तो उससे ये हेपेटाइटिस बी और सी होने का खतरा रहता है। आज के डेट में आप देखो आईवी ड्रग्स जो लेते हैं उसमें शेयर नीडल्स होते हैं, उससे भी ये स्प्रेड होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर किसी को ब्लड लगे हैं तो कंटेमिनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी में ट्रांसमिट कर सकता है। स्पेशली 2001 के पहले हेपेटाइटिस बी और सी की टेस्टिंग कॉमनली अवेलेबल नहीं थी ब्लड बैंक्स में, तो इसलिए उस समय जिनको ब्लड लगे हैं उनमें से बहुत सारे जो ब्लड वो टेस्टेड नहीं थे। जिनको 80s में लगा, 70s में लगा है, उस समय ये पता ही नहीं था कि हेपेटाइटिस वायरस क्या होते हैं, तो उस समय टेस्टिंग ही नहीं होती, तो उस समय ट्रांसमिशन बहुत होते थे। उसके अलावा बहुत सारे लोगों में ये हमें पता ही नहीं चलता कि क्यों हुआ है ट्रांसमिशन, ये कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है फिर भी ट्रांसमिशन हुआ है। तो बहुत बार क्या होता है, जैसे हम बाल कटाने गए या शेविंग कराने गए या लेडीज ब्यूटी पार्लर में गई और वहां पर उन्होंने जो ब्लेड यूज किया, रेजर यूज किया या जो हैंडल यूज किया, वो अगर स्टेराइल नहीं है, वो अगर क्लीन नहीं है, वो कंटेमिनेटेड है, तो उससे भी ट्रांसमिशन हो सकता है। तो ये बहुत कॉमन है ट्रांसमिशन, बहुत बार आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे है, पर जो आपको प्रिवेंटेबल वाला है वो आप इसमें से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन हम प्रिवेंट कर सकते हैं वैक्सीन के द्वारा। रेजर के लिए आप हमेशा इंसिस्ट करें कि फ्रेश रेजर यूज करें, आपस में कभी शेयर ना करें रेजर। नीडल्स यू एंश्योर कि आपका डिस्पोजेबल ही यूज हो। जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन प्रिवेंट करने के लिए आप बैरियर्स यूज करें, कॉन्डम यूज करें। तो इस तरह की चीजें आप अगर यूज करेंगे तो ये सबको आप इजीली प्रिवेंट भी कर सकते हैं। तो इसलिए जानना बहुत जरूरी है कि ट्रांसमिट कैसे होता है। सिंपल सिंपल चीजें हैं जो अगर हम फॉलो करते हैं तो ये हो सकता है। कमर्शियल ब्लड डोनर्स ना लें, हमेशा वॉलंटरी डोनर्स लें। तो इस तरह से आप करेंगे तो ये चीज प्रिवेंट भी हो जाती है। सर, अगर किसी को पता चल गया कि मुझे हेपेटाइटिस टाइप बी या सी है, डायग्नोस हो गया, उसके बाद अपना ध्यान कैसे रखना है? क्या ऐसी चीज़ें जो करनी चाहिए, क्या चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने बोली कि हमने ये देख लिया कि ये हेपेटाइटिस का कारण क्या है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि जब सबको हेपेटाइटिस हो रहा है तो किसी को ये ज्यादा डैमेज क्यों करता है और किसी को कम डैमेज क्यों करता है, क्योंकि हमने भी बात की कि भाई हर एक में सप्रेस नहीं होगा। तो दो चीजें इसमें बहुत जरूरी हैं, एक अल्कोहल और दूसरा लाइफस्टाइल। तो अगर आपको हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी है या दोनों में से कुछ भी एक है और वो व्यक्ति अगर अल्कोहल भी साथ में लेता है, भले ही कभी कभी लेता हो, थोड़ी क्वांटिटी में लेता हो, पर वो बीमारी जो है को बहुत जल्दी बढ़ाएगा आगे। तो यहाँ पर एक और एक दो नहीं है, एक और एक 11 है यहाँ पर। तो ये हेपेटाइटिस और अल्कोहल ये मिलके लिवर को बहुत जल्दी डैमेज करेंगे। दूसरी चीज लाइफस्टाइल, जैसा मैंने पहले भी बताया कि फैटी लिवर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फैटी लिवर क्यों होता है? फैटी लिवर यानी लिवर में चर्बी जमा होना। तो लिवर में चर्बी क्यों जमा होगी? जब बॉडी में चर्बी की मात्रा ज्यादा होगी। तो अगर आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं, गलत खाना खा रहे हैं, जैसे ज्यादा मीठा, तला हुआ, प्रोसेस्ड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड यानी जो हम रेडी टू ईट बोलते हैं, जंक फूड बोलते हैं, जो आपने पैकेट खोला और तुरंत खाना शुरू किया, ये चीजें जो है ये सब लिवर में जाके फैट बन जाती है। तो इवन शक्कर भी अगर आप ज्यादा खा रहे हैं तो आपने बॉडी में एब्जॉर्ब किया, कुछ वो ब्लड में ग्लूकोज बन के घूम रहा है, पर वो लिवर में जाके फैट में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो फैटी लिवर क्रिएट करता है। इसी तरीके से अल्कोहल भी लिवर में जाके फैट में कन्वर्ट हो जाता है और लिवर में फैटी लिवर क्रिएट करता है। तो ये दोनों कारण जो है, अल्कोहल और फैटी लिवर, ये दोनों हेपेटाइटिस बी या सी के साथ मिलके बहुत जल्दी जल्दी लिवर को डैमेज करने लगते हैं। और इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी दोनों में से कुछ भी है तो शराब का सेवन बिल्कुल ना करें, स्टे कंप्लीटली अवे फ्रॉम अल्कोहल। एंड सेकंड, मेंटेन अ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल। सो हेल्दी लाइफस्टाइल यानी क्या? अवॉइड ईटिंग टू मच ऑफ शुगर, अवॉइड ईटिंग, और जब मैं शुगर बोल रहा हूं तो खाली शक्कर नहीं, बल्कि शक्कर, गुड़, शहद, इवन फ्रूट्स जो हम बोलते हैं, तो फ्रूट्स एक लिमिट में अच्छे रहते हैं। पर आप जरूरत से ज्यादा अगर फ्रूट्स खाएंगे और मीठे फल खास करके खा रहे हैं जैसे मैंगो, चीकू, सीताफल, ग्रेप्स, ये अगर आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खाएंगे तो वो खुद भी फ्रुक्टोज टॉक्सिसिटी क्रिएट करेंगे और लिवर में फैटी लिवर करेंगे। तो फ्रूट्स खाना हेल्दी है, आपको खाना चाहिए, पर लिमिटेड क्वांटिटी में खाना चाहिए। और बहुत स्वीट फ्रूट्स जो है वो आप बहुत थोड़ा सा ही खाएं, सिर्फ टेस्ट के लिए, ना कि पेट भरने के लिए। तो मीठा, तला हुआ, तले में जैसे समोसा,
वड़ा, भजिया, मेदू वड़ा, नमकीन, फरसान, सेव भुजिया, पानी पूरी, सेव पूरी, भेल पूरी, गाठिया, फाफड़ा, गट्टे की सब्जी, पापड़ की सब्जी, ये सब चीजें जो है ये फैटी लिवर क्रिएट करने वाली हैं। और थर्ड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, जो मैंने कहा, तो ये जो भी अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, जो बहुत हाईली प्रोसेस्ड प्रिजर्वेटिव्स के साथ मिला हुआ, जो आपको बहुत क्रिस्पी लगता है, मुंह में रखेंगे तो क्रंची टेस्ट आता है, तो ये चीजें जो है, ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है, ये सब फैटी लिवर क्रिएट करती है। तो इन सब चीजों से दूर रहना है, अल्कोहल से दूर रहना है, एंड रेगुलर 45 मिनट्स टू 1 आवर आपको एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज वो करनी है जिसमें कार्डियो भी हो, यानी कैलोरीज बर्न होती है, वो तो करनी है, पर आपको साथ साथ मसल बिल्डिंग वाली एक्सरसाइजेस भी करनी है। अगर आपके मसल्स बड़े रहेंगे तो जिस दिन आप एक्सरसाइज नहीं भी कर पाए, वो मसल्स आपके लिए मेटाबॉलिज्म करते रहते हैं और वो चीज आपकी यूज होती रहती है। तो ये आपको थोड़े से प्रिकॉशन रखने हैं। खाना खाने के बाद तुरंत पानी मत पीजिए। खाना खाने के बाद आधे घंटे के बाद या 1 घंटा पहले आपको पानी पीना है, और पानी दिन में कम से कम 2 से 2.5 लीटर पीना है। पर एक साथ सुबह उठ के 1.5 लीटर 2 लीटर पानी पीने की हैबिट भी अच्छी नहीं है, क्योंकि वो किडनी पे प्रेशर डालती है। तो थोड़ा थोड़ा पानी दिन भर पीते रहिए बीच बीच में, और अपने आप को जितनी जरूरत है उससे थोड़ा ज्यादा ही एक्सरसाइज करिए। और एक मैं हमेशा सब पेशेंट्स को एडवाइस करता हूँ, बहुत लोग बिजी हैं आज की डेट में, किसी का फ्री टाइम नहीं है। सवेरे उठते हैं, तैयार होते हैं, ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, दिन भर काम करते हैं, रात को आते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। मेजॉरिटी लोगों के आजकल वर्किंग एज में यही लाइफस्टाइल है। तो उसमें आपको एक्सरसाइज का टाइम बोलते हैं कि निकलते ही नहीं है सर, सैटरडे संडे मिलता है, वो सोने में निकल जाता है। तो एक्सरसाइज कैसे करें? तो एक्सरसाइज करने का एक बहुत अच्छा तरीका है जिसको हम बोलते हैं नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटीज। नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटीज यानी क्या? आप जब ऑफिस में बैठे हो, जब काम कर रहे हो, अपने डेस्क पे बैठे हो, तो हर चीज के लिए आपको अपने आप को इनकन्वीनियंट बना दो। जैसे अगर आपको पानी पीना है तो आप अपने टेबल पे पानी मत रखो। आप ऐसा करो कि आपको उठ के जाना है, पानी लेना है और पीना है। वॉशरूम जाना है तो आप अपने फ्लोर पे मत जाओ, एक फ्लोर नीचे उतरो, वहां का वॉशरूम यूज करिए और फिर वापस आ जाइए। जब आप ऑफिस से घर लौट रहे हैं तो बिल्कुल आखिरी मोमेंट तक आप ऑटो टैक्सी मत लो, थोड़ा सा पहले उतर जाओ और बाकी लास्ट का 10 मिनट चल के आ जाओ। सुबह आप जब जा रहे हैं तो आप जाते समय पूरा का पूरा आप गाड़ी यूज मत करिए, 5-10 मिनट का रास्ते में टाइम निकालिए, जहां पर आप उधर के चल के चले जाइए। जब आप घर पे खाना खा रहे हैं तो सब कुछ टेबल पहले से लाके मत रख दीजिए। टेबल पे खाना खाने बैठिए, प्लेट लीजिए, हर बार आप किचन तक जाइए, चल के वहां से सर्विंग कीजिए और वापस आ जाइए। तो छोटी छोटी चीजों में आप एक्सरसाइज करते रहिए। ये ऑलमोस्ट 70% ऑफ द कैलोरीज बॉडी की इसी में यूज होती है। तो आप इसको बढ़ा देंगे तो वो भी काफी है। तो जो बहुत बिजी है वो ये भी कर सकते हैं। फॉर्मल एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिला तो भी ठीक है, बट एटलीस्ट दिस इज व्हाट शुड बी इनकॉर्पोरेटेड। सर, ये जो वायरस है वो कैसे फैलता है, और ये वायरस के कुछ टाइप्स होते हैं, म्यूटेशन होता है, थोड़ा ये वायरस को समझते, थोड़ा डिटेल में समझाइए। तो ये जो हेपेटाइटिस बी और सी वायरस है, इसके अलावा हेपेटाइटिस ए वायरस भी होता है, हेपेटाइटिस डी वायरस भी होता है, हेपेटाइटिस ई वायरस भी होता है, और अब इसके आगे और भी तरीके के वायरस पाए गए हैं। तो अब ये वायरस को थोड़ा अपन डिटेल में समझते हैं, जैसा तुमने पूछा जाए। तो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई, ये जो 2 वायरस है, ये दोनों वाटर बॉर्न वायरस है, यानी कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से ये ट्रांसमिट होते हैं। तो ये जब बॉडी में जाते हैं तो ये थोड़े दिन के बाद में 3-4 दिन का बुखार, उसके बाद भूख नहीं लगना, वॉमिटिंग होना, और उसके बाद जॉन्डिस प्रोड्यूस करते हैं। कुछ दिन तक जॉन्डिस रहता है और फिर ठीक हो जाता है। तो 99% लोगों में हेपेटाइटिस ए और ई कुछ दिन का जॉन्डिस क्रिएट करता है एंड इट विल गो अवे, पर 1% लोगों में ये लिवर फेलियर कॉज कर सकता है। तो ये हमको कैसे पता चलता है कि लिवर फेलियर का रिस्क है या नहीं है? जब भी जॉन्डिस होता है तो हम हर कोई ये देखता है कि आंख कितनी पीली है, बिलिरुबिन का लेवल कितना है, पर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बिलिरुबिन का लेवल 5, 10, 15, 20 हो, उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता। पर एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं PTINR। तो अगर किसी को जॉन्डिस है और आपका PTINR अगर बढ़ रहा है 1.5, जो नॉर्मल वैल्यू 1 होती है, 1.3 तक नॉर्मल मानते हैं, अगर वो 1.5 के ऊपर जा रहा है, देन वो इंडिकेट करता है कि लिवर फेलियर का रिस्क हाई है। और वो एक टेस्ट है जो हमको पेशेंट जिनको जॉन्डिस है उनको रेगुलरली करते रहना चाहिए डॉक्टर की सलाह के हिसाब से, और उसके हिसाब से अपने को पता चलता है कि लिवर फेलियर है या नहीं है। तो ये हो गया हेपेटाइटिस ए और ई। इनसे बचना कैसे है?
और किनको ज़्यादा रिस्क है। सो हेपेटाइटिस ए और ई से बचने के लिए साफ सुथरा हेल्दी खाना, खास करके मॉनसून प्री मॉनसून सीजन में अगर आप हेल्दी फ्रेशली प्रिपेयर्ड बॉइलिंग खाना खाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पर ठंडा, जिस कंटेमिनेटेड स्ट्रीट फूड, इसमें रिस्क बढ़ जाता है। और सबसे ज्यादा रिस्क होता है हेपेटाइटिस ई का प्रेग्नेंट वुमेन में। तो प्रेगनेंसी में आपको पता ही है कि जय ये बहुत इच्छा होती है उनकी, भाई खट्टा खाएं, स्ट्रीट फूड खाएं, और वहीं से कंटेमिनेशन आता है। जैसे पानी पूरी हो गई, क्लासिकल एग्जांपल, जिसको गुपचुप बोलते हैं या पानी बताशा बोलते हैं, वो तो स्टेराइल हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो आपके स्ट्रीट के में रखा हुआ है, खुला रखा हुआ है, पानी सुबह से बनाया हुआ है उन्होंने, तो उसके कंटेमिनेट होने की चांसेस ज्यादा है। वो पानी बॉयल भी नहीं होता जिसमें मसाला रहता है, जो पानी पूरी में ऐड होता है। तो वो एक बहुत कॉमन कॉज है जहां से ट्रांसमिशन हो सकता है। और प्रेगनेंसी में अगर आपने लिया और प्रेगनेंसी में अगर हेपेटाइटिस ई होता है तो माँ के लिए भी बहुत खतरा है, माँ को लिवर फेलियर का रिस्क बढ़ जाता है, साथ ही साथ बच्चे के लिए भी बहुत खतरा बढ़ जाता है। तो दोनों के लिए खतरा बढ़ता है। इसलिए खास करके प्रेग्नेंट वुमेन को हेपेटाइटिस ई से बचने के लिए ये अपने आप को बचाना जरूरी है। फॉर्चुनेटली हेपेटाइटिस ए के लिए अब वैक्सीन आ चुका है, और लास्ट कई सालों से एज पार्ट ऑफ द इंडियन पीडियाट्रिक एसोसिएशन उन्होंने रिकमेंड भी किया कि हेपेटाइटिस ए का वैक्सीनेशन बच्चों को दे देना चाहिए। सो आपने बच्चों को अगर हेपेटाइटिस ए से वैक्सीनेट कर दिया तो फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ वो सेफ रहते हैं। अब हम आते हैं हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी पे। ये दोनों क्रॉनिक हेपेटाइटिस कॉज करते हैं। ये बॉडी में आ जाएंगे, साइलेंट रहेंगे और धीरे 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 लिवर को नुकसान करते जाएंगे। अगर आप रूटीन हेल्थ चेकअप करते हैं तो बीच बीच में SGOT, SGPT बढ़ सकता है। ये 2 ब्लड टेस्ट होते हैं, क्योंकि ये वायरस जो है वो लिवर में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है। उसकी वजह से जो सेल्स लिवर में खत्म होते हैं तो वो SGOT-PT बढ़ाते हैं। तो ये बीच बीच में बढ़ता है, कोई जरूरी नहीं कंटिन्यूसली बढ़े। कंटिन्यूसली बढ़ रहा है तो पकड़ में आ जाएगा, पर कई बार इंटरमिटेंटली बढ़ता है, तो वो धीरे धीरे लिवर को नुकसान में करते जाते हैं। और 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के बाद में वो सिरोसिस में कन्वर्ट होता है, और उसके बाद ही फिर सिम्टम्स आते हैं। तो ये हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में हमें पता होना चाहिए। राइट राइट राइट। हेपेटाइटिस डी जो है वो इंडिया में आमतौर पे नहीं पाया जाता। ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज में काफी कॉमन है, सेंट्रल यूरोप में काफी कॉमन है, पर इंडिया में ये नहीं पाया जाता है। बहुत रेयर है, वो भी जिनको हेपेटाइटिस बी होता है तो हेपेटाइटिस बी के साथ में हेपेटाइटिस डी होने का रिस्क है। तो अगर कोई मिडिल ईस्ट कंट्रीज में रहा है या वहां पर उसने टाइम स्पेंड किया है और वापस आने के बाद में उनको हेपेटाइटिस बी मिला है, तो उनको साथ में हेपेटाइटिस डी के लिए भी टेस्टिंग करना चाहिए। अदरवाइज हेपेटाइटिस डी का इंडिया में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। सर, हेपेटाइटिस टाइप बी एंड सी, HBV एंड HCV. सर, HBV एंड HCV, हेपेटाइटिस टाइप बी एंड सी, यूजुअली वायरल इन्फेक्शन से फैलते हैं। तो ये जो वायरस है थोड़ा उसको समझते हैं। ये कैसा वायरस है? ये कोरोना जैसा वायरस है या कुछ और है? ये वायरस में म्यूटेशन होती है, प्रिडिक्टेबल है, अनप्रिडिक्टेबल है? हाउ डिफिकल्ट इज इट टू फाइट दिस वायरस? थोड़ा ये वायरस के बारे में हमें समझाइए। सो हेपेटाइटिस बी का वायरस जो है इट इज अ DNA वायरस। तो जब भी ये बॉडी में आता है, तो अगर ये बचपन में आया तो इम्यूनिटी इसको फाइट नहीं करती, एंड इट अलाउज the child's immunity allows this virus to get integrated with human DNA. तो वायरस का DNA और ह्यूमन का DNA ये मिलके एक हो जाता है। इट नो लॉन्गर रिमेन सेपरेट। तो जब वो ह्यूमन DNA की पार्ट हो गया तो ऑब्वियसली इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द चाइल्ड, एंड पूरी जिंदगी उसके साथ रहेगा। उसका उसको खत्म करना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इसलिए वो इनफैक्ट इट इज वेरी डेंजरस व्हेन इट कम्स इन अ चाइल्ड। पर एडल्ट में आज के डेट में जब तुम्हारी बॉडी में आ जाए या मेरी बॉडी में आ जाए अगर वायरस, तो 95% चांस है कि हमारी इम्यूनिटी खुद ही उसको खत्म कर देगी और इंटीग्रेट नहीं होने देगी, और 5% चांस है कि वो हमारी बॉडी में अटैच हो जाएगा। पर अगर बचपन में ही आ गया तो उसको निकालना इम्पॉसिबल है। इसलिए वो जरूरी है कि हम ये समझें कि इसको बचपन में ही नहीं आने देना है। तो बचपन में कैसे आता है? यूजुअली फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। तो जब ये बच्चा पैदा होता है और उसकी मदर को हेपेटाइटिस बी अगर है, तो बच्चे को हम एक वैक्सीन देते हैं और साथ में एक इम्यूनोग्लोबुलिन का इंजेक्शन देते हैं। तो ये 2 इंजेक्शन, एक इंजेक्शन और एक वैक्सीन,
ये 2 चीज अगर आप बच्चे को लगा दें तो बच्चा सेफ रहता है। तो मदर्स, सारी प्रेग्नेंट मदर्स को हेपेटाइटिस बी की टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है। तो मदर्स अगर अपनी टेस्टिंग कराती हैं, अगर वो पॉजिटिव आती है, उनका वायरल लोड अगर हाई है तो हम उनको गोलियों पे रखते हैं। अदरवाइज सिर्फ डिलीवरी के टाइम पे बच्चे को वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबुलिन दोनों लगाना है। हेपेटाइटिस सी वायरस जो है ये एक तरह का आरएनए वायरस है और ये आमतौर पर एडल्टहुड में आता है, मतलब बड़े लोगों में आता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा या आईवी नीडल्स के द्वारा। तो ये बॉडी में आता है और बॉडी में घूमता रहता है। बॉडी की इम्यूनिटी सिर्फ 30% लोगों में इसको क्लियर कर पाती है, 70% में ये क्रॉनिकली बॉडी में रहता है। तो ये घूमता रहेगा, ये लिवर के अंदर भी रहेगा, ये जो WBCs है उसके अंदर भी रहता है और धीरे धीरे लिवर को डैमेज करने लगता है। दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम कोरोना वायरस। कोरोना वायरस या जो हम नॉर्मल वायरल इन्फेक्शंस बोलते हैं, ये बॉडी में आते हैं, 4 दिन, 7 दिन, 15 दिन, महीना रहते हैं और निकल जाते हैं। बट हेपेटाइटिस बी वायरस और सी वायरस ये बॉडी में लगे रहते हैं। हेपेटाइटिस बी तो पूरी जिंदगी रहता है और हेपेटाइटिस सी वायरस जब तक उसका पूरा ट्रीटमेंट ना हो जाए तब तक वो बॉडी के अंदर घूमता रहेगा। तो बट ट्रीटमेंट से आप इसको खत्म कर सकते हैं क्योंकि ये आरएनए वायरस, हेपेटाइटिस सी का वायरस। सर क्या वैक्सीन से ये बीमारी से बचा जा सकता है? जो हेपेटाइटिस टाइप बी की जो वैक्सीन मिलती है, हाउ इफेक्टिव दैट वैक्सीन इज और उससे कितना फर्क पड़ता है? So they are very important. I think again you have spoken something which is very close to my heart and that is vaccination. So hepatitis B के लिए एक बहुत effective vaccine available है. It is part of the universal immunization program. That means कि हर एक बच्चे को जो पैदा हो रहा है उसको हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगना मैंडेटरी है और गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में प्रोवाइड की जाती है। तो इसके 4 डोजेज लगते हैं। एक जिस दिन बच्चा पैदा होता है जिसको हम 0 डोज बोलते हैं वो लगता है। उसके अलावा 3 डोज लगते हैं जब भी डीपीटी है, उसके साथ ही डीपीटी की वैक्सीन के साथ ही हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन भी लगाई जाती है। उसके अलावा अडल्ट्स में भी हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगाई जा सकती है। किसी भी बच्चे को, किसी भी एडल्ट को जिसको हेपेटाइटिस बी का रिस्क है उसको हम वैक्सीनेशन देते हैं। ये वैक्सीन बहुत इफेक्टिव है। मोर देन 95% लोगों में ये 3 डोजेज जो है वो परमानेंट लाइफ लॉन्ग आपको प्रोटेक्शन देते हैं। इसके अलावा इतनी सेफ है कि आप प्रेगनेंसी में भी हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन दे सकते हैं अगर किसी को जरूरत है तो इसलिए वैक्सीन की सेफ्टी के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैक्सीन की एफिकेसी के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए बिना डर के ये वैक्सीन दी जा सकती है। जैसे आप कोविड की वैक्सीन का आपने सुना होगा, भी कंट्रोवर्सीज थी कि इससे ये साइड इफेक्ट हो सकता है क्या, वो साइड इफेक्ट हो सकता है क्या। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन में इस तरह का कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है, तो कंप्लीटली सेफ है और इसीलिए उसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के में शामिल किया गया है। रिकमेंडेड बाय WHO, रिकमेंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिकमेंडेड बाय ऑल गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड नाउ। एंड ये मेन रीजन है जिससे हम हेपेटाइटिस बी से फ्यूचर जनरेशंस को बचा सकते हैं। क्योंकि अगर हमने प्रॉपर इम्यूनाइजेशन किया तो नेक्स्ट 60 to 70 ईयर्स में हेपेटाइटिस बी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। सर जहाँ तक मुझे पता है हेपेटाइटिस टाइप बी का वैक्सीन है, टाइप सी का नहीं है, राइट? तो क्या कोई संभावना है कि, और लेट्स से इफ मेडिकल साइंस इज अंडर प्रोसेस ऑफ मेकिंग इट हैपन, इज देयर अ पॉसिबिलिटी दैट हेपेटाइटिस कैन बी कंप्लीटली इरेडिकेटेड विथ वैक्सीनेशन? इज दैट अ पॉसिबिलिटी? सो जय, वेरी गुड क्वेश्चन। हेपेटाइटिस सी के वैक्सीन के बहुत सारे एफर्ट्स हुए थे बट दे हैव नॉट अनफॉर्चुनेटली वर्कड आउट। बट बिकॉज अब ये DAs आ गए हैं, जो सिंपल दवाइयाँ आ गई हैं, तो अब हम हेपेटाइटिस सी को एलिमिनेट करने का तरीका चेंज कर दिया है। हेपेटाइटिस बी में एलिमिनेट करने के लिए हम सबको वैक्सीनेट कर रहे हैं, पर हेपेटाइटिस सी को एलिमिनेट करने के लिए आप जितने भी ह्यूमन रिजर्वायर है, मतलब जितने भी ह्यूमंस इन्फेक्टेड है, अगर आप सबको ट्रीट कर देंगे तो हेपेटाइटिस सी एलिमिनेट हो जाएगा। तो हेपेटाइटिस सी का एलिमिनेशन का तरीका है, जितने भी लोग दुनिया में हेपेटाइटिस सी से अफेक्टेड है उन सब का इलाज कर दो। वो अगर क्योर हो गए तो आप अपने आप वैसे भी हेपेटाइटिस सी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि फिर ट्रांसमिशन होगा ही नहीं, क्योंकि इसके अलावा और कोई उसका रिजर्वायर है नहीं और कहीं पर हेपेटाइटिस सी वायरस एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसलिए हेपेटाइटिस सी में हमको वैक्सीन की जरूरत नहीं है। अब जरूरत यह है कि जो भी व्यक्ति है उसको ढूंढो, किसी को हेपेटाइटिस सी है कि नहीं है, अगर है तो उसको आप 3 महीने का ट्रीटमेंट दे दो और हेपेटाइटिस सी को खत्म कर दो। सर अगर हेपेटाइटिस के वैक्सीनेशन के बारे में थोड़ी और बात करें तो कितने डोजेस ज़रूरी है, कितने लगाने चाहिए, कितने आवश्यक है, बेसिक मिनिमम कितने होने चाहिए? सो हमने बच्चों में तो बात कर ली हेपेटाइटिस बी की डोजेज की। हेपेटाइटिस बी का जब अडल्ट्स को हम लगाते हैं तो 3 डोज लगते हैं।
पहला डोज जो है लगने के बाद दूसरा डोज एटलीस्ट 1 महीने के गैप पे लगता है, और तीसरा डोज अगर बहुत आपको जल्दी है तो वापस 1 महीने के बाद लगा सकते हो, वरना आप आइडियली 6 महीने पे तीसरा डोज लगाते हो। अगर आपने 2 महीने पे तीसरा डोज लगाया है तो फिर 1 साल के बाद आपको बूस्टर भी देना होता है। तो ये 3 डोज अगर आप 0, 1, 6 वाला रेजिमेंट फॉलो कर रहे हो, और 4 डोज 0, 1, 2 एंड 12 अगर आप रैपिड वाला, यानी 3 महीने के अंदर आपको पहले 3 डोज लगाए हैं तो एक 12 महीने पे चौथा डोज लगाना जरूरी है। तो ये 2 अपने पास रेजिमेंट है जिसको हम फॉलो करते हैं, और इसके द्वारा आप मोर देन 95% सक्सेसफुली आप इम्यूनाइज कर सकते हो लोगों को। सर, अगर किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस है तो क्या करने से वो फैल सकती है? इन्फेक्शन कैसे बढ़ सकता है? मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे नहीं करनी चाहिए अगर मुझे हेपेटाइटिस है, ताकि वो आगे फैले ना, आगे मेरे फैमिली मेम्बर्स को, मेरे फ्रेंड्स को, जिनके साथ मैं टाइम बिताता हूँ, उनको अफेक्ट ना हो? तो जय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेपेटाइटिस बी और सी जिनको है वो अब वैसे ही रहे जैसे नॉर्मल लोग रहते हैं। तो उनका खाना पीना सब कुछ सेम है, बर्तन सेम है, नहाना धोना सेम है, सब कुछ सेम रहेगा, कुछ भी अंतर नहीं आता है। क्या चीजें नहीं करनी है? टूथब्रश शेयर नहीं करना है, रेजर्स शेयर नहीं करने हैं, आपको नीडल्स शेयर नहीं करनी है। ये अगर आप बेसिक प्रिकॉशन है, अगर आप कॉन्ट्रासेप्शन मतलब अपना बैरियर नर्सिंग कर रहे हैं, बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन फॉलो करना है, मतलब कॉन्डम्स यूज करना है। अब आप ये बोलेंगे भाई हस्बैंड वाइफ के बीच में क्या करना है, तो अपने हस्बैंड को जो है वो वैक्सीनेट कर दिया, या वाइफ को आपने वैक्सीनेट कर दिया, वो प्रोटेक्टेड है। उसके बाद आप हर तरीके से नेचुरल सेक्स भी कर सकते हो, कोई प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। बहुत बार लोग आके मुझसे पूछते हैं कि क्या हेपेटाइटिस बी के मरीज शादी कर सकते हैं, हेपेटाइटिस सी के मरीज शादी कर सकते हैं, क्या वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं, क्या उनके बच्चे हो सकते हैं? आंसर इज यस। आप हेपेटाइटिस बी के लिए तो वैक्सीन है, तो आपने स्पाउस को वैक्सीन लगा दी, फैमिली मेंबर्स को वैक्सीन लगा दी, वो प्रोटेक्टेड हो गए। उसके बाद दिस पर्सन इज एब्सोल्युटली फाइन, नॉर्मल, उनको खाली वायरस पॉजिटिव है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे कैन गेट मैरिड, दे कैन हैव चिल्ड्रन लाइक अ नॉर्मल पर्सन। उनके बच्चों को आपको खाली वैक्सीनेट करना है जब वो जैसे ही पैदा होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन देना है। दैट इज ऑल दैट यू हैव टू डू, बट दे कैन लिव अ नॉर्मल लाइफ, दे कैन गेट मैरिड, एंड बाकी रूटीन जीवन में कोई मेजर चेंज करने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल, कि आप अल्कोहल से दूर रहें और प्रॉपर डाइट, न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज को करते रहें। पता कैसे चलेगा कि हेपेटाइटिस हुआ? क्या टेस्ट करने ज़रूरी होते हैं? हेपेटाइटिस बी और सी के लिए एक होता है जिसको हम रैपिड टेस्ट बोलते हैं या कार्ड टेस्ट बोलते हैं, जो आपको विद इन 1 आवर रिपोर्ट दे देते हैं। तो ये अवेलेबल है, आप कोई भी सिंपल लेबोरेटरी में जाएंगे वहां पर भी ये चीजें अवेलेबल है। अनफॉर्चुनेटली ये सेल्फ टेस्टिंग के लिए नहीं है, क्योंकि ये ब्लड सैंपल लगता है, तो ब्लड आपको जाके उसमें डालना पड़ता है, बट विद इन 1 आवर आपको रिपोर्ट मिल जाती है कि हेपेटाइटिस बी है या नहीं है, हेपेटाइटिस सी है या नहीं है। सर, प्रेग्नेंट लेडीज, क्या उनको हेपेटाइटिस का टेस्ट करवाना ज़रूरी है और क्यों करना चाहिए? सो प्रेग्नेंट लेडीज को हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट जरूरी है, क्योंकि हम इसमें अगर बच्चे को रिस्क है हेपेटाइटिस बी की, तो हम मदर को जरूरत है तो ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं, और हेपेटाइटिस बी बच्चे को ना हो उसके लिए हम बच्चे को इम्यूनोग्लोबुलिन और वैक्सीन दोनों दे सकते हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस सी इसलिए क्योंकि वो सही टाइम में आप वैसे भी ब्लड टेस्ट कर रहे हो, तो आप हेपेटाइटिस सी भी फाइंड आउट कर लो। उसका प्रेगनेंसी में ट्रीटमेंट जरूरी नहीं है, पर डिलीवरी के बाद में एक बार आपने बच्चे को दूध दूध पिला दिया, वो चीज वाला फेस हो गया, उसके बाद आप हेपेटाइटिस सी का ट्रीटमेंट चालू कर सकते हो और हेपेटाइटिस सी को सक्सेसफुली खत्म कर सकते हो। राइट, राइट, राइट। और दूसरा, प्रेगनेंसी में आपको अपने आप को बाकी हेपेटाइटिस से बचा के रखना है बाय लिविंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। सर, हमने हेपेटाइटिस के संक्रमण की बात की, वैक्सीनेशन के बारे में बात की, दवाइयों के बारे में बात की, मेडिकल साइंस क्या प्रोग्रेस कर रही है, सब चीज़ों के बारे में बात की। लेकिन सबसे ज़रूरी जो है वो है प्रिवेंशन। तो अगर मुझे प्रिवेंट करना है कि मुझे हेपेटाइटिस ना हो, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? हाउ कैन आई प्रिवेंट दैट फ्रॉम हैपनिंग? जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर जो इंडिया में काफ़ी पॉपुलर हो रहा है अभी, लोग अपनी हेल्थ को लेके सीरियस हो रहे हैं, तो लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए कि ताकि ये बीमारी उन्हें ना हो? सो हेपेटाइटिस बी हमने बात किया है, वैक्सीनेशन से प्रिवेंट होता है। हेपेटाइटिस सी को प्रिवेंट करने के लिए आपको 3-4 चीजों का ध्यान रखना है। एक, ओनली हैव ब्लड फ्रॉम ऑथराइज्ड ब्लड बैंक्स, एंश्योर इट इज फ्रॉम वॉलंटरी ब्लड डोनर्स एंड नॉट फ्रॉम कमर्शियल डोनर्स। यानी आपको ब्लड खरीदना नहीं है कि डोनर को आप लेके आए जिसको आपने पैसे दिए और वो डोनेट कर रहा है। थर्ड,
किसी भी हालत में नीडल्स शेयर नहीं करने हैं। चौथी चीज, आप जब भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आप इंसिस्ट करें कि नया डिस्पोजेबल नीडल ही यूज करें और आपके सामने उस नीडल को डिस्कार्ड भी कर दें। उसके अलावा जब आप बार्बर के पास जाते हैं, नाई के पास जाते हैं, तो एंश्योर कि वो हैंडल भी प्रॉपर धुला हुआ हो और जो रेजर है इट हैज टू बी अ फ्रेशली ओपन्ड न्यू रेजर। ये सिंपल चीजें अगर हम फॉलो करेंगे तो आप हेपेटाइटिस सी से बच सकते हैं। इसके अलावा बाकी के हेपेटाइटिस से बचने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल, जैसा हमने बात किया कि प्रॉपर डाइट जिसमें अवॉइड शुगर, फ्राइड फूड एंड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, रेगुलर एक्सरसाइज 45 मिनट्स to 60 minutes per day, 5 times a week, which includes both cardio and muscle building. जो रेगुलर एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहा है वो नॉन एक्सरसाइज अपना एनर्जी एक्सपेंडिचर करते रहे, जैसा हमने डिस्कस किया, छोटी छोटी चीजों में कैलोरीज बर्न करते रहे। इसके अलावा स्ट्रीट फूड बहुत केयरफुली खाएं, प्रेग्नेंट लेडीज अवॉइड करें, और बाकी लोग भी जब आप बाहर खा रहे हो या होटल में खा रहे हो तो इंश्योर करिए कि हाइजीनिक खाना ही खाएं और कोई भी चीज़ जो खुली पड़ी है, ठंडी है, बासी है, उससे अपने आप को बचा के रखें। तो अगर आप ये चीज़ें फॉलो करेंगे तो बाय एंड लार्ज आप अपने आप को हेपेटाइटिस से बचा सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है रेगुलर चेकअप्स। तो SGOT, SGPT कर आपको सालाना साल में एक बार चेक करते रहना चाहिए। और दूसरी चीज़ कि जिनको भी रिस्क फैक्टर है कोई भी हेपेटाइटिस के, उनको अपने आप को हेपेटाइटिस के लिए थरोली चेक करना चाहिए। सर ऐसे कोई वेबसाइट्स या ऐसे कोई सपोर्ट ग्रुप्स है कि जहाँ पे जिनको हेपेटाइटिस हुआ है वो लोग दर्दी वहाँ पे जाके बात कर सके, कम्युनिकेट कर सके, थोड़े इंसाइट्स ले सके, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख सके? ऐसे कोई सपोर्ट ग्रुप्स, वेबसाइट, कोई भी सोर्स अगर है तो आप प्लीज़ हमारे ऑडियंस को बताइए। जय ना, बहुत सारे वेबसाइट्स और सपोर्ट ग्रुप्स हैं ऑनलाइन, अगर आप जाओगे आप ढूंढोगे आपको मिल जाएंगे। और कई बार लोगों को उसका काफ़ी फ़ायदा भी मिलता है, लेकिन एट द सेम टाइम उसके अपने सेटबैक्स भी होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इन सपोर्ट ग्रुप्स में हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स जरूर शेयर करते हैं। तो जब आप ऐसी कम्युनिटीज़ में जाते हो तो आपको नेगेटिव न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा मिलती है कि इसको किसी को यूएस में बैठ के अगर लिवर कैंसर हो गया तो जितने भी उस ग्रुप में रहेंगे सबको ये टेंशन आता है कहीं हमको ना हो जाए। आप इंटरनेट पे जाके पढ़ोगे, हेल्थ ग्रुप्स में जाके पढ़ोगे तो आपको उसी तरह की स्टोरीज मिलती है, क्योंकि उनके पास वेंट आउट करने का, एक्सप्रेस करने का और कोई फोरम नहीं है। तो नेगेटिव स्टोरीज सुनने के कारण आपको खुद को बचा के रखना है कि भाई मेंटली आप डाउन ना हो जाओ, वरना आप पढ़ोगे तो हर एक को आपको ये लगेगा हेपेटाइटिस बी मतलब लिवर कैंसर, क्योंकि इंटरनेट पे आप जाके जब भी सर्च करते हो तो सबसे पहले सिरोसिस और लिवर कैंसर, यही दो चीजें मिलती हैं। तो इट इज हेल्पफुल इफ यू यूज इट इन द राइट वे। और अगर आप उसकी नेगेटिविटी से खुद इन्फ्लुएंस हो जाते हो मेंटली और आप डिप्रेस्ड होने लगते हो, देन इट इज बेटर टू टॉक टू योर डॉक्टर एंड लेट हिम क्रिएट अ ग्रुप फॉर यू वेयर यू कैन शेयर विथ योर पेशेंट्स, विथ योर पीयर्स जिनको सिमिलर प्रॉब्लम है, एंड दे विल हेल्प यू आउट एंड योर डॉक्टर विल हेल्प यू आउट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप एक बार नेगेटिव फ्रेम में चले गए ये सब सुन के, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द पर्सन टू कम आउट ऑफ इट। और ये क्रॉनिक बीमारियां हैं, लंबे टाइम की बीमारियां हैं, ये शॉर्ट टर्म नहीं है। तो फेजेस आएंगे जब कभी ऊपर होगा, कभी नीचे होगा, कभी रिपोर्ट अच्छी आएगी, कभी खराब आएगी, बट बाय एंड लार्ज मोस्ट पीपल विल डू वेरी वेल विथ लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट एंड 99% will not get any complications throughout their life if they follow the proper instructions of the doctor, even if they have hepatitis B or hepatitis C. इसलिए वो 1% को जो कॉम्प्लिकेशन होता है उसके कारण बाकी 99% भी लोग जो टेंशन में रहते हैं वो रहने की जरूरत नहीं है। Take the day as it comes, be positive, and 99% will not have any problem throughout their life. So what is there to be worried about? 1% तो I'll take a chance any day with any disease. सर अगर आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पे अगर आपको एक मैसेज इंडिया को देना हो तो वो क्या होगा? सो आई थिंक एक नहीं, एक से ज्यादा मैसेज मैं दूंगा। फर्स्ट इज कि पहले अपने आप को टेस्ट करिए, अगर थोड़ा भी रिस्क फैक्टर कुछ है तो। अगर पॉजिटिव आता है डोंट बी वरीड, गेट योरसेल्फ ट्रीटेड। और सेकंड, अगर टेस्ट करते हैं और नेगेटिव आता है तो खुद को वैक्सीनेट करा के रखिए, और बाकी जो सिंपल प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो लेते रहिए, एंड टुगेदर लेट अस कम एंड prevent the spread of this disease, treat those who are affected, and join
WHO in achieving the goal of elimination of 2030 of hepatitis by 2030. सर डू यू थिंक आज की जो लाइफस्टाइल है, लेट नाइट तक काम करना, लेट नाइट तक पार्टीज करना, लैक ऑफ स्लीप, ईटिंग जंक फूड, नो फिजिकल एक्टिविटी और वेरी लिटिल फिजिकल एक्टिविटी, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ों से लोगों की हेल्थ ओवरऑल थोड़ी वीक हुई हो और इसकी वजह से हेपेटाइटिस का प्रेवलेंस बढ़ा हो, आपको लगता है? So yes, जय, you are right. ये जो हमारी लाइफस्टाइल है, इससे डेफिनेटली बॉडी पे काफी नुकसान होता है और इससे जो सब एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर जिसको हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बोलते हैं, ये डेफिनेटली बढ़ रहा है. लिवर में ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स का मैनिफेस्टेशन है फैटी लिवर डिजीज, जिसको हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज बोलते हैं. सो उसकी वजह से, और जैसा मैंने बताया कि अगर फैटी लिवर है तो उसके साथ कोई भी और बीमारी हो, चाहे हेपेटाइटिस बी हो, चाहे हेपेटाइटिस सी हो, चाहे ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस हो, चाहे अल्कोहल हो, कोई भी कारण अगर साथ में है और अगर फैटी लिवर है तो वो एक और एक दो नहीं होते, एक और एक 11 होते हैं. बीमारी कई गुना बढ़ जाती है. सो डबल नहीं होती, कई गुना बढ़ जाएगी. सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना लाइफस्टाइल को रेगुलेट करके रखें. बहुत इन थिंग है. तो अगर आप सैटरडे नाइट को आप पार्टी में नहीं जा रहे तो आप अपने आप को यू कैन थिंक कि आप आउट ऑफ द पीयर ग्रुप हो. लेकिन आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दिस माइंडसेट चेंजेस एंड लाइफस्टाइल इटसेल्फ हैज टू बिकम द फैशन स्टेटमेंट. कि अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हो then you are following the right thing, not the hip Western lifestyle. I think that is the key message which we should all take home today. Sir, thank you so much for spending time with us. It's been a privilege to have this conversation with you और मैं really चाहता हूँ कि ये conversation लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और अपनी हेल्थ के प्रिवेंशन के लिए कुछ भी कर सके, अपनी फैमिली के हेल्थ के प्रिवेंशन के लिए कुछ भी कर सके, तो ये हमारा ये जो प्रयास है वो साकार होगा. Thank you so much for spending time with us. It's been a wonderful, enriching conversation. So thank you so much. Thank you, Jay, so much. It was a pleasure to be here. And I hope this will benefit a large number of patients. And I'll congratulate you for this wonderful program. And I hope you continue doing such activities and help the population at large. I'm really impressed. Thank you, Jay.